बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट। फार्माकोलॉजी में आज का हमारा टॉपिक है बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट। तो पहले आपको पता हो कि बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट है कहाँ पे और इसके एक्टिवेशन से क्या होती है। तो बीटा 1 रिसेप्टर हमारे पास होते हैं हार्ट और किडनी में, दो जगहों पे है, हार्ट एंड किडनी। बीटा रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जिसपे एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन काम कर देता है, तो ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। और कोलिनर्जिक रिसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो जिसपे एसिटाइल कोलिन काम कर देता है। अब देखो, हार्ट में जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है, एंड फोर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंक्रीज। तो इसका मतलब है हार्ट रेट का बढ़ जाना पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। हार्ट रेट का बढ़ जाने को कहते हैं पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट। और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को ज्यादा करने को क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। अच्छा, किडनी में जब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होती है, उसकी वजह से होती है रेनिन इंक्रीज, और रेनिन का रिलीज ज्यादा होती है तो रेनिन रिलीज होते हैं, रेनिन रिलीज। अच्छा, तो उसकी वजह से क्या होती है, रेनिन की वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है। अच्छा, बीटा 1 एगोनिस्ट वो एक होते हैं एंटागोनिस्ट। एक एंटागोनिस्ट वो जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा एगोनिस्ट वो है जो इसकी इफेक्ट को ज्यादा कर देते हैं या इसको एक्टिवेट कर देते हैं। तो बीटा 1 एगोनिस्ट हमारे पास कौन सी है, बीटा 1 एगोनिस्ट। बीटा 1 एगोनिस्ट वो है जो इसकी एक्टिवेट कर देते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास जो एजेंट है वो है डू ब्यूटामीन। ये बीटा 1 रिसेप्टर को का एगोनिस्ट है। एक है एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, और एपिनेफ्रिन जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 चार रिसेप्टरों पे काम कर देते हैं, और बीटा 2 जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 और बीटा 1 पे काम कर देते हैं। तो डू ब्यूटामीन हमारे पास जो एजेंट है वो बीटा 1 एगोनिस्ट है। तो उसकी वजह से फिर क्या होगी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज होगी, इसके साथ साथ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इंक्रीज। अच्छा, तो इसका मतलब है पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट एंड पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट। अच्छा, तो अब आप बताएं ये हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, डू ब्यूटामीन लो ब्लड प्रेशर में यूज कर सकते हैं,
हार्ट फेलियर में दे सकते हैं। हार्ट फेलियर में हार्ट इतना ब्लड सप्लाई नहीं कर सकते जितना डिमांड हो, तो ज्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट रेट ज्यादा होना चाहिए, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ज्यादा। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जब ज्यादा हो तो उसकी वजह से एक हार्ट बीट पे ज्यादा ब्लड निकलेगी। तो ये हम दे सकते हैं कहाँ पे, यूजेस। एक तो हम ये दे सकते हैं एक्यूट हार्ट फेलियर। अच्छा, एक्यूट हार्ट फेलियर। दूसरा, कार्डियोजेनिक शॉक। व्हाट इज कार्डियोजेनिक शॉक? यस, इस्कीमिया। इस्कीमिया ऑफ द ऑर्गन। अगर ब्लड सप्लाई इतना कम हो जाए कि वो ऑर्गन अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो उस कंडीशन को कहते हैं शॉक। अगर वो हार्ट की वजह से है तो फिर हम उसे कहेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। मिसाल के तौर पर देखो, ये हमारे पास हार्ट है, ये हार्ट है। अगर हार्ट की रफ्तार कम है, हार्ट रेट कम है, अगर हार्ट रेट कम हो तो उसकी वजह से ब्लड ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी या कम? कम। तो इसको हम कहेंगे कार्डियोजेनिक शॉक। या अगर फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है, एक हार्ट बीट पे कम ब्लड वो सप्लाई कर देती है, तो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट जो है या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जो हमारे पास है वो कम है। हार्ट की जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम है तो कम ब्लड निकलेगी एक हार्ट बीट पे, तो उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक हो सकती है। तो शॉक अगर हार्ट की मसले की वजह से हो तो उसका नाम क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक। या तो हार्ट रेट की कमी की वजह से या फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन की कमी की वजह से। तो ये हम इन दोनों एक्यूट का हार्ट फेलियर में, कार्डियोजेनिक शॉक में और लो ब्लड प्रेशर में हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 2 रिसेप्टर भी हमारे पास क्या है? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। अच्छा, ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है और इसके लिए याद रखें ये कहाँ पे है लोकेशन। ये हमारे पास है ब्रोंकस में। तो ब्रोंकस में हम अगर ये एक्टिवेट करें तो उसकी वजह से क्या होगी? ब्रोंको डायलेशन। ब्रोंको डायलेशन। ब्लड वेसल्स, अगर ब्लड वेसल्स स्केलेटल मसल को जो ब्लड सप्लाई होती है ब्लड वेसल्स की, उस ब्लड वेसल्स की हम बीटा 2 रिसेप्टर वहां पे एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से वेजो डायलेशन होती है, वेजो डायलेशन। और ये स्केलेटल मसल। अच्छा, अगर स्केलेटल मसल को ब्लड सप्लाई ज्यादा हो तो वो ज्यादा अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसकी वजह से ट्रेमर होगी। ये हमारे पास बी से ही याद रखे, बी 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 पार ब्रोंकस, बी पार ब्लड वेसल्स। तो ये क्या है? ब्लड वेसल्स, वेजोडाइलेशन। और बी पार बेबी होम। तो बेबी होम ये यूट्रस को रिलैक्स कर देता है। तो तीसरा जो है वो टोकोलाइसिस, रिलैक्स यूट्रस। रिलैक्स, जब यूट्रस रिलैक्स हो तो उस दौरान क्या होगी? लेबर लेबर कम, लेबर डिले होगी। जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होती है प्रेगनेंसी में तो उसको लेबर कहते हैं, तो डिले लेबर। और ये हमारे पास
कराता है ग्लाइको जीनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है यस, तो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और ये हमारे पास आई में भी होते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर सीलियरी बॉडी में एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगी? यस, एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो आई में सीलियरी बॉडी होते हैं, सीलियरी बॉडी। अगर ये सीलियरी बॉडी में बीटा 2 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो उसकी वजह से एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगी। अब बीटा 2 रिसेप्टर, बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट कौन सी एजेंट है जो हम यूज करते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट। तो बीटा 2 एगोनिस्ट में हमारे पास है अल्ब्यूटेरोल और सल्ब्यूटामोल। ये अल्ब्यूटेरोल, इसका नाम है सल्ब्यूटामोल, दोनों सेम है। हाँ यस, तो ये शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। साबा शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट है। दूसरा हमारे पास है साल्मेटिरोल और पार्मोटिरोल, टर्ब्यूटलिन। अच्छा, तो अल्ब्यूटेरोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट और लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हमारे पास ये है। तो ये क्या है? लाबा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग का मतलब है क्लिनिक में आस्थमा कंडीशन में सांस की मसला होती है, या ब्रोंकाइटिस में भी सांस का मसला होती है। तो वहां पे ब्रोंकस कंस्ट्रक्टेड है, तो ब्रोंकस की डायलेशन के लिए आस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में हम एक्यूट कंडीशन में हम साबा देंगे और फिर घर के लिए लाबा देंगे। लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट। टर्ब्यूटलिन हमारे पास ब्रोंकोडाइलेटर है और इसके साथ साथ टूकोलाइटिक है। ब्रोंको डाइलेटर एंड टूकोलेटिक। टूकोलेटिक का मतलब है कि ये रिलैक्स यूट्रस, जब यूट्रस रिलैक्स हो तो जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, यूटेराइन कंट्रैक्शन कम होगी, यूटेराइन कंट्रैक्शन कम होगी और डिले लेबर होगी। अब देखो ये हमारे पास साइड इफेक्ट उसकी क्या है? साइड इफेक्ट ये तो इसकी यूजेस है। यूजेस हम आस्थमा में यूज कर सकते हैं और ब्रोंकाइटिस सीओपीडी में हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये इसकी वजह से क्या होती है? नासिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर। ये एगोनिस्ट है, तो एगोनिस्ट है वेजोडाइलेशन होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी, ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो ट्रेमर होगी इसकी वजह से। अच्छा,
ये दूसरा जो है वो मिक्स्ड बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट है। मिक्स्ड बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट वो है जो बीटा 1 को भी एक्टिवेट कर देती है और बीटा 2 को भी स्टिमुलेट कर देती है। तो देखें ये हमारे पास इसमें जो एजेंट है वो है आइसोप्रोटीनोल। आइसोप्रोटीनोल ये ज्यादातर यूज नहीं होते हैं अभी, रियरली यूज्ड। तो ये क्या कराता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगी, बीटा 1 जब एक्टिवेट करे तो हार्ट रेट ज्यादा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन तो पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट, और बीटा 2 एक्टिवेट करे तो ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको डायलेशन। तो ये हम रियरली यूज होते हैं, रियरली यूज्ड। और रियरली कहाँ पे यूज होते हैं, हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्रोंकोस्पाज्म एंड ब्रेडी एरिथमिया। अच्छा, ये हमारे पास हार्ट रेट को ज्यादा कर देती है। ब्रेडी एरिथमिया का मतलब है हार्ट रेट का कम हो जाना। तो ब्रेडी एरिथमिया में हम ये यूज कर सकते हैं। हार्ट ब्लॉक में ये पॉजिटिव आयोनोट्रॉपिक इफेक्ट को शो कर देता है, तो हार्ट ब्लॉक में भी हम ये यूज कर सकते हैं। और ये ब्रोंकोडाइलेशन कराता है, तो ब्रोंकोस्पाज्म में भी हम ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बीटा 1 एंड बीटा 2 एगोनिस्ट के बारे में। दूसरा जो हमारा टॉपिक है आज का वो है एंटीट्यूसिव ड्रग। एंटीट्यूसिव ड्रग स्टॉप कर, कितना हो गया, नहीं एंटीट्यूसिव ड्रग बस इसका पढ़ते हैं। एंटीट्यूसिव ड्रग, अच्छा एंटी या एंटीट्यूसिव ड्रग वो ड्रग है जो हम मेनली यूज करते हैं ड्राई कप के लिए। तो पहले आपको पता हो कि कप क्या है। कप, पहले तो आपका कंसेप्ट कप के बारे में क्लियर हो। तो कप इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स व्हिच हेल्प टू क्लियर म्यूकस एरिटेंट फ्रॉम द एयरवे या फॉरेन पार्टिकल। तो कप हमारे पास क्या है, यार ये a protective reflex which help to clear airway from mucus irritant and pollen particle। तो इसका मतलब ये है कि कप जो है ये हमारे पास अब प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। कप क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अच्छा, कप की रिसेप्टर कहाँ पे है, कप रिसेप्टर
कफ रिसेप्टर। तो कफ रिसेप्टर हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, और इसके साथ साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे पास होते हैं कहाँ पे, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के साथ साथ जीआईटी में और स्टमक, प्लूरा, पेरिकार्डियम। हार्ट के इर्द गिर्द जो लेयर है उसका नाम पेरिकार्डियम है, और लंग्स के इर्द गिर्द का प्लूरा, स्टमक। तो इसमें रियरली ये होते हैं। अब देखो, इसका मतलब है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में ये हमारे पास होते हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक यानी फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास ब्रोंकाई। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, एक्सटर्नली ऑडिटरी मीएटस जो ईयर की कितने पार्ट है, एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर और इंटरनल। तो ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अब देखो, ये कब की रिसेप्टर है, मतलब अगर इन जगहों पे कोई स्टिमुलस आ जाए और ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करे तो उसकी वजह से कप होगी। तो इन ये कप रिसेप्टर जो है, कप रिसेप्टर ये सिग्नल देता है किस चीज को, सिग्नल, ये सिग्नल देता है कप सेंटर को, मेडुला ओब्लांगेटा को, सिग्नल goes to कप सेंटर, और कप सेंटर कहाँ पे है, मेडुला ओब्लांगेटा। अच्छा, ये सिग्नल मेनली जो इम्पल्स किस नर्व के थ्रू जाती है, वेगस नर्व, मेनली ये वेगस नर्व के थ्रू जाते हैं। तो मेनली थ्रू वेगस नर्व। वेगस नर्व अब रियरली, लेस कॉमनली ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व, फ्रीनिक नर्व, और इसके साथ साथ ग्लासोपेरिंजियल नर्व। तो इन नर्व के जरिए ये सिग्नल कप सेंटर को इंफॉर्मेशन ले जाती है। तो कप प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, एयरवे को क्लियर कर देती है म्यूकस से, इरिटेंट से और फॉरेन पार्टिकल से, और ये सिग्नल किसके थ्रू जाती है, वेगस नर्व के जरिए। और स्टिमुलस इसके लिए क्या होगी, स्टिमुलस, स्टिमुलस हमारे पास मैकेनिकल स्टिमुलस भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर
अब ये स्टिमुलाई हमारे पास क्या होगी? मैकेनिकल स्टिमुलस और केमिकल भी हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इंफ्लेमेटरी। मैकेनिकल स्टिमुलस में हमारे पास क्या है? डस्ट फॉरेन पार्टिकल्स। केमिकल स्टिमुलस में हमारे पास गैसेस या स्मोक इरिटेंट गैसेस। और इंफ्लेमेटरी कप हमारे पास इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है और एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। तो इन्फेक्शन, अब कप तब होती है जब डस्ट हो, फॉरेन पार्टिकल, स्मोक, इरिटेंट गैसेस या कोई इन्फेक्शन हो या एलर्जी हो। तो उसकी वजह से ये स्टिमुलाई जो है, इसकी वजह से ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगी और इन रिसेप्टर से सिग्नल जाएगी कप सेंटर को, मेडुला ओब्लांगेटा को, और ये वेगस नर्व के थ्रू जाएगी ये इंफॉर्मेशन, और लेस कॉमनली ट्राइजेमिनल पेरेनिक और ग्लासोफेरेंजियल नर्व के थ्रू जाती है। जब मेडुला ओब्लांगेटा के इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाए तो फिर उसके बाद कप रिफ्लेक्स होगी और उसकी वजह से कप होगी। अच्छा, तो वो हमारे पास कप दो किस्म के हैं, एक होता है ड्राई कप और दूसरा प्रोडक्टिव कप। ड्राई कप के लिए हम जो ड्रग्स यूज करते हैं वो अलग है और प्रोडक्टिव कप के लिए अलग है। तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स, तो एंटीट्यूसिव ड्रग्स हमारे पास मेनली यूज होते हैं ड्राई कप के लिए। एंटीट्यूसिव ड्रग हमारे पास ड्राई कप के लिए यूज होते हैं और ये कप सेंटर को ब्लॉक कर देता है, मेडुला ओब्लांगेटा। अच्छा, मेनली यूज्ड फॉर ड्राई कप। दूसरा, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका इस तरह है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कप सेंटर को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक द कप सेंटर एंड मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, अब हमारे पास ड्रग्स जो है, एंटीट्यूसिव ड्रग्स दो किस्म के हैं, एक ओपियाइड है और दूसरा नॉन ओपियाइड है। तो ओपियाइड वो है जो ओपियाइड रिसेप्टर पे काम कर देते हैं। अच्छा, तो ओपियाइड्स में हमारे पास जो ड्रग्स है वो कौन कौन सी है? कोडीन, पोलकोडीन, हाँ, तीसरा हाइड्रोकोडोन, और इसके साथ साथ हमारे पास डाईहाइड्रो
कोडीन, पुलकोडीन, हाइड्रोकोडोन, डाइहाइड्रोकोडोन और मार्पिन। तो ये वो ड्रग है जो ओपियाइड रिसेप्टर पे काम कर देते हैं। अच्छा, नॉन ओपियाइड्स, नॉन ओपियाइड्स, नॉन ओपियाइड में हमारे पास है नोस्कापिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्पिन, लिवोड्रोप्रोपिजिन, लिवोड्रोप्रोपिजिन। अच्छा, और इसके साथ साथ एक्सिलामिन, ब्यूटामिरेट और क्लोपिरास्टिन। क्लोपिरास्टिन। अच्छा, मोशन सिकनेस, इस तरह H1 रिसेप्टर, अगर H1 रिसेप्टर हम ब्लॉक करें तो उसकी वजह से भी कपिंग कम होगी। तो कुछ हमारे पास H1 ब्लॉकर, तो H1 ब्लॉकर में हमारे पास प्रोमेथाजिन, प्रोमेथा, फ्लोरपेनारामिन, फ्लोरपेनार और डाइमिन हाइड्रेनेट, डायमिन हाइड्र डाइमिन हाइड्रेनेट। तो ये हमारे पास H1 ब्लॉकर है और ये भी कब के लिए यूज होते हैं। तो ये हमारे पास नॉन ओपियाइड रिसेप्टर है, नॉन ओपियाइड रिसेप्टर पे जो काम कर देती है तो वो ये ड्रग है। अच्छा, दूसरा हमारे पास, ये तो एंटीट्यूसियो ड्राई कप के लिए है। जो प्रोडक्टिव कप के लिए यूज होता है, प्रोडक्टिव कप वो होता है जिसमें बलगम हो। ओपियाइड, ओपियाइड आप इसके बाद पढ़ते हैं, ओपियाइड रिसेप्टर। अच्छा, प्रोडक्टिव कप, प्रोडक्टिव कप के लिए जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स फॉर प्रोडक्टिव कप, ड्रग्स फॉर प्रोडक्टिव कप। अच्छा, तो प्रोडक्टिव कप के लिए जो ड्रग्स, पहले हम वो म्यूकस, वो बलगम जो है उसकी म्यूकोलेटिक देंगे और फिर एक्सपेक्टोरेंट देंगे कि वो बलगम बाहर निकल जाए। तो म्यूकोलेटिक, पहले हम क्या, ऐसे ड्रग जो ये म्यूकस की लाइसिस करे तो म्यूकोलेटिक, और फिर एक्सपेक्टोरेंट। इसका मतलब है कि ये इसमें ऐड होते हैं, म्यूकोलेटिक और एक्सपेक्टोरेंट देंगे। एक का काम म्यूकस का लाइसिस है और दूसरे का एक्सपेक्टोबालगम बाहर निकालना। तो ये जो म्यूकोलेटिक है, इसमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो है ग्वाइपिनिसिन। इसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो ग्वाइपिनिसिन। अच्छा, ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। रियरली इसमें हमारे पास जो यूज होते हैं वो सोडियम सेट्रेट और पोटाशियम आयोडाइड। ठीक है, आयोडाइड याद है आपको। तो ये लेस कॉमनली यूज होते हैं, लेस कॉमन। एक्सपेक्टोरेंट हमारे पास कौन कौन सी है? एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट में हमारे पास है एन एसिटाइल सिस्टीन, एन एसिटाइल सिस्टीन,
कार्बोसिस्टीन, एंड्रोस्टीन, और ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन, देखो जब हमारे पास प्रोडक्टिव कप हो तो प्रोडक्टिव कप के लिए हम म्यूकोलेटिक देंगे और इसके साथ साथ एक्सपेक्टोरेंट देंगे। म्यूकोलेटिक के थ्रू हम ये म्यूकस की लाइसिस करेंगे और फिर एक्सपेक्टोरेंट के थ्रू म्यूकस को बाहर निकालेंगे। तो म्यूकोलाइसिस में हमारे पास गुआइफिनिसिन मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं और एक्सपेक्टोरेंट में हमारे पास ये ड्रग्स हैं। तो ये था ड्रग्स फॉर कफ। इसमें